आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने कोशिश की जाएगी कि लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए। यानी वायसराय के तौर पर 1899 से लेकर के 1905 तक वो भारत में रहे, तो इतिहास के संदर्भ में कौन कौन सी समस्याएं लॉर्ड कर्जन के सामने थी, किस प्रकार का उपाय उन्होंने अपनाया और कैसे उन्हें को सफलता मिली, इसी को देखने की कोशिश की जाएगी ताकि सीखने का मौका मिल सके, क्रिएटिविटी को देखने का मौका मिल सके। लॉर्ड कर्जन जब 1899 में भारत आए थे तो उनके सामने विदेशी क्षेत्र में 4 प्रकार की समस्या थी। पहली जो समस्या थी कि उत्तर पश्चिमी सीमा के इलाके में शांति स्थापित करना था। यहां अशांति बनी हुई थी। अफगानिस्तान को लेकर समस्या थी, खाड़ी क्षेत्र में समस्याएं थी, तिब्बत को लेकर के जो उपाय किए गए वो भी अभी आपके सामने रखे जाएंगे। तो पहली बात यह कि उत्तर पश्चिमी जो सीमा का इलाका था अशांत क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कबायली सरदारों का हमला होता था, अंग्रेज सैनिक मारे जाते थे, लूटमार होती थी। यह इलाका जो है जिसमें वजीरिस्तान, कुर्रम वादी और खैबर दर्रा ये सब पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम इलाका था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शांति स्थापित करना सबसे पहली प्राथमिकता थी लॉर्ड कर्जन की। तो जब भी कोई समाधान किया जाता है तो बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। पहला कार्य यह किया कि यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी जो सीमा का इलाका था यहाँ पर एक प्रांत स्टैब्लिश किया। यानी सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके को पंजाब से काट करके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एक बना दिया और चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। दूसरा काम यह किया कि ये पिछड़ा इलाका था तो सड़क और रेल यातायात का यहाँ पे जाल बिछाया गया ताकि विकास की गतिविधियां शुरू की जा सकें, और जब लोगों के पास धन आता है, आजीविका के स्रोत उपलब्ध होते हैं तो शांति स्थापित होती है। तीसरा यह काम किया कि कबायली सरदारों को धन देकर के अपने पक्ष में कर लिया गया। जो कबायली सरदार नहीं माने उनको दंड देने की कोशिश की गई। फिर एक काम यह किया गया कि कबायली सैनिकों को ही सेना में अपॉइंट कर लिया गया ताकि कबीले के सरदारों को नियंत्रित किया जा सके। यानी कबायली सेना से ही कबायली लोगों को कंट्रोल किया जा सके और अंग्रेज सैनिक कम कर दिए गए। इसी तरह से इस क्षेत्र में हथियार न पहुंच सकें, इसके लिए भी पूरा इंतजाम किया गया। तो ये एक तरह से मिश्रित नीति, दंड और पुरस्कार की नीति के आधार पर और अंग्रेजी प्रांत स्टेब्लिश करके चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके सड़क और रेल यातायात के माध्यम से विकास की गतिविधियों को शुरू करके इस पूरे इलाके में शांति स्थापित करने में लॉर्ड कर्जन को सफलता मिल गई थी। अफगानिस्तान की बात आती है तो अब्दुल रहमान जो थे 1901 में उनकी मृत्यु हो गई। अफगानिस्तान के शासक थे। फिर हबीबुल्ला जो है वो राजा बने, शासक बने। तो जो पुरानी संधि चली आ रही थी उसी की संस्तुति के लिए लॉर्ड कर्जन ने आग्रह किया, लेकिन हबीबुल्ला ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक जो मदद होती उसको रोक दिया। लेकिन 1904 में जब लॉर्ड कर्जन अनुपस्थित थे तो लॉर्ड एम्पथिल ने दोबारा आर्थिक मदद जो है वो शुरू कर दिया। तो इस तरह से बहुत समस्या नहीं रही। आते हैं खाड़ी क्षेत्र में। अब खाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं थी? तो अरब सरदार आपस में लड़ा करते थे, समुद्री जो डाकू थे उस क्षेत्र में लूटमार किया करते थे। इसी तरीके से रूस, चीन, फ्रांस और तुर्की ये जो देश थे वहां पर इनका हित था, इन देशों का। तो इंग्लैंड की प्रभुसत्ता बनी रहे, दबदबा बना रहे, इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ओमान के सुल्तान ने फ्रांस की सरकार को एक कोयला क्षेत्र दे दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने ओमान के सुल्तान को धमकी दिया और कर्नल मीड के अधीन एक युद्धपोत जो है भेज दिया। तो ओमान के सुल्तान ने जो सुविधा दिया था फ्रांस की सरकार को उसको वापस ले लिया। जो अरब के सरदार आपस में लड़ा करते थे उनके बीच में मध्यस्थता स्थापित किया लॉर्ड कर्जन ने, इसमें वो सफल रहे। समुद्री डाकुओं की जो समस्या थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। तो अदन और बलूचिस्तान तक का पूरा इलाका जो है वहां शांति स्थापित करने में लॉर्ड कर्जन को सफलता मिल गई। तो खाड़ी क्षेत्र में भी यानी फारस का जो खाड़ी का इलाका था इसमें जो है लॉर्ड कर्जन को सफलता मिली। अब हम आते हैं तिब्बत को लेकर के। यहाँ पे क्या समस्या थी? तो पहली यह समस्या थी कि दलाई लामा के अधीन ये इलाका तो था, लेकिन डोरजीब जो थे वो रूस के एक व्यक्ति थे। वो दलाई लामा को काफी उन्होंने मिलाया हुआ था और रूस का प्रभाव ये डोरजीब जो है वो तिब्बत के इलाके में बढ़ा रहे थे। चीन का इस इलाके में नियंत्रण था लेकिन स्वायत्तता मिली हुई थी और दलाई लामा का शासन था। इसी बीच ये बात पता चली कि चीन ने रूस के साथ एक संधि कर लिया है और 1902 में और इस इलाके को रूस को सौंपा जा रहा है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक शिष्टमंडल भेजने की कोशिश किया, लेकिन रूस के जो राजदूत थे, दूत थे इंग्लैंड में, उन्होंने इसका विरोध किया शिष्टमंडल भेजने का। तो इंग्लैंड की सरकार का भी कान खड़ा हो गया, क्या मामला है। तो अनुमति गृह सरकार की मिल गई। तो फिर अब शिष्टमंडल न भेज करके बल्कि एक सेना की टुकड़ी जो है वो
फ्रांसिस यंग हस्बैंड के अधीन लॉर्ड कर्जन ने भेज दिया। ल्हासा में लड़ाई चली जिसमें 700 तिब्बती मारे गए। इस आधार पर भी ल्हासा की संधि हुई 7 सितंबर 1904 को। इस संधि के तहत 75 लाख का जुर्माना किया गया तिब्बत के ऊपर, हर साल 1 लाख रुपया देना है। चुम्बी घाटी को अपने नियंत्रण में लॉर्ड कर्जन ने ले लिया। इसी तरीके से आप देखेंगे यातुग, ज्ञानत्से और गरटाग यहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोल लिया, क्योंकि तिब्बत का इलाका जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। उत्तरी सीमा की रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स के समय जॉर्ज बागले को 1774-75 में भेजा गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो लंबे समय से अंग्रेजी सरकार ये कोशिश कर रही थी कि पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके, लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में जाके सफलता मिली। इस तरह से संधि के माध्यम से जो है वो पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया गया और आंतरिक नीति में कह सकते हैं कि दलाई लामा को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। बस रेल, सड़क और डाक के मामले में किसी भी विदेशी शक्ति को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती थी। ये कंट्रोल स्थापित कर लिया गया। बाद में देखेंगे कुछ सालों के बाद ही तिब्बत के जो चुम्बी घाटी के इलाका था उसको भी खाली कर दिया गया। हर साल जो 1 लाख रुपया जुर्माना था उसको भी रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि यानी लॉर्ड कर्जन के समय जो है इस क्षेत्र में सफलता मिल गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि विदेश नीति के मामले में लॉर्ड कर्जन जो पूरी तरह से सफल रहे थे। अब हम उनकी गृह नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लॉर्ड कर्जन के समय में गृह नीति के ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को, उनके पीरियड को कवर करने की कोशिश है, तो ऐसे में संक्षेप में चर्चा की जाएगी। जब वो भारत आए थे उसी समय दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में अकाल पड़ गया। काफी जो है जान माल का नुकसान हुआ, महामारी भी फैल गई, हैजा जो है वो फैल गया, प्लेग की समस्या देखने को मिली। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए एंटनी मैकडोनल के अधीन एक अकाल आयोग जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, ताकि समस्या से निपटा जा सके, लोगों को काम दिया जा सके। तो ये हमने देखा कि जब भारत आए तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो अकाल और महामारी की चपेट में आ गया था। कृषि संबंधी सुधार भी कर्जन के समय दिखाई पड़ते हैं। तो इस मामले में 2 प्रकार के प्रयास किए गए। एक तो भूमि की सही व्यवस्था की गई और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं थी, जैसे कि सिंचाई की समस्या है, धन जो है वो किसानों को मिल सके उसकी समस्या है, उसे ठीक करने की कोशिश की गई। पहला काम यह किया गया कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1900 ईस्वी में, ताकि गैर किसानों की जमीन न ले सकें। इसी तरह से 20 वर्ष से अधिक अवधि तक के लिए महाजनों पर यह रोक लगा दी गई कि वो किसी भी किसान की जमीन बंधक नहीं रख सकते थे। न्यूनतम 20 वर्ष की सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई। तो इससे किसानों को राहत मिली। इसी तरह से हम देखेंगे कि किसानों को धन मिल सके, यानी उनको खेती करने के लिए पैसा मिल सके। इसके लिए आप देखेंगे कि वर्ष 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित कर दिया गया, ताकि कम ब्याज दर पर किसानों को धन उपलब्ध कराया जा सके। सिंचाई की सुविधा के लिए मानक्रीफ के अधीन एक सिंचाई आयोग बना दिया। इससे पंजाब में बहुत सारी नहरें जो है वो स्थापित की गई। पूसा के अंदर जो है वो कृषि अनुसंधान का एक संस्थान स्थापित किया, यानी पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में बनाया गया, ताकि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की क्रिया को भी बढ़ाया जा सके। तो हम देखते हैं कि कर्जन ने कृषि क्षेत्र में काफी कुछ काम किया। फिर हम देखिए आगे चलते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या कार्य किए गए, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कर्जन के समय बहुत खराब थी। तो जब वो आए तो उन्होंने व्यापार और वाणिज्य का एक अलग ही विभाग स्थापित कर दिया। विभाग बनने से क्या होता है कि बहुत सारे विषय उसके अधीन कर दिए गए, जैसे कि बंदरगाहों का प्रशासन देखना, रेलवे प्रशासन है, इसी तरीके से कारखाने हैं। तो ये सारी चीजें, डाक और तार की व्यवस्था है, सब कुछ जो है वो आप देखेंगे व्यापार और वाणिज्य का जो नया विभाग का उसके अधीन कर दिया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दी गई, ताकि रेलवे की व्यवस्था एक बोर्ड के तहत चलाई जा सके। फिर आप देखेंगे कि जो पाउंड का मूल्य जो है विनिमय दर रुपए में निर्धारित कर दी गई, 15 रुपया 1 पाउंड का विनिमय मूल्य स्थापित किया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि जो सोने का सिक्का था उसको कानूनी सिक्के के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई। तो हम देखते हैं कि व्यापार आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किए गए थे। न्यायिक सुधार की बात की जाए तो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, उनका वेतन होता है, पेंशन की बात होती है। तो न्यायाधीशों की संख्या इस समय जो है बढ़ा दी गई थी। इसी तरीके से वेतन में भी विस्तार किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो कार्य प्रणाली थी जो है उसमें भी सुधार किया गया। भारतीय व्यवहार प्रक्रिया संहिता उसमें भी संशोधन किया गया था। तो न्यायिक सुधार भी इस समय किए गए थे।
फिर देखिए हम देखते हैं जो सैनिक सुधार होते हैं उसमें एक तो सैनिक होते हैं, कमान होती है, सैनिकों का वेतन होता है, प्रशिक्षण होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस समय लॉर्ड किचनर सेनापति थे, तो उन्होंने सेना को 2 भागों में बांट दिया था। एक तो उत्तरी कमान थी और दूसरा दक्षिणी कमान थी, और इन दोनों कमानों को 3-3 आप देखेंगे ब्रिगेड में जो है, हर कमान 3 ब्रिगेड में विभाजित कर दी गई थी। फिर बटालियनों की स्थापना की गई। हर बटालियन के लिए किचनर टेस्ट जो है रखा गया, ताकि उनको देखा जा सके कि उनका कड़ा परीक्षण किया जा सके। तो हर बटालियन को जो है वो किचनर टेस्ट से गुजरना पड़ता था, और ये टेस्ट जो है वो लॉर्ड किचनर ने ही बनाया था। तो इस तरह से देखते हैं कि सैनिकों की नियुक्ति की जो एक सही पारदर्शी व्यवस्था उसको स्थापित किया गया। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए जो सैनिक अधिकारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो सेना का विभाजन करके 2 कमानों में बांट दिया गया। फिर वो जो 2 कमानें थी उनको जो ब्रिगेड में बनाया गया, फिर बटालियन, यानी कह सकते हैं कि एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो सेना में दिखाई पड़ती है। तो सैनिक सुधार भी इस समय काफी महत्वपूर्ण रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था में भी सुधार करने की कोशिश की गई। जैसे कि प्रांतीय पुलिस है उसकी संख्या जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग है पूरा, यानी पुलिस जो प्रशासन है उसकी आलोचना की गई ताकि कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सके। तो प्रांतीय पुलिस की संख्या बढ़ाई गई। इसी तरीके से भर्ती के मामलात होते हैं, तो जो उच्च पद होते हैं पुलिस अधिकारी, मतलब जो तंत्र होता है पुलिस तंत्र, उसमें उच्च अधिकारी होते हैं, तो उनकी सीधी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसे आप देखेंगे जो गुप्तचर विभाग होता है उसको जो है स्थापित किया गया। उसकी जो मतलब उसमें कार्य प्रणाली जो है उसको ठीक करने की कोशिश की, ताकि क्योंकि गुप्तचर जो प्रशासन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसी तरीके से वेतन है, प्रशिक्षण है, ये सारे कार्य देखे गए। तो पर्याप्त कारणों के बिना जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई। तो देखेंगे फ्रेजर जो कमीशन है उसको भी बनाया गया। इस समय पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया। तो ये सारी बातें पुलिस सुधार में आपके कर्जन के समय में दिखाई पड़ती हैं। तो अब हम उनकी शिक्षा नीति के ऊपर जो है विचार करेंगे, ताकि उससे संबंधित जो भी सुधार कर्जन ने किए उसको भी जो है जाना जा सके। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का जो विभाजन हुआ वो बहुत, उसने त्रासदी जो है वो पैदा की थी, हलचल पैदा किया, और इसके पीछे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। क्योंकि कर्जन का प्रयास था कि भारत में जो है वो अंग्रेजी सत्ता को बनाए रखा जाए, और इसीलिए आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी थी, जिसमें दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, संपूर्ण बंगाल, इतना बड़ा एरिया शामिल था। और 1836 में उत्तर प्रदेश को, पश्चिमोत्तर जो प्रांत था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। इसी तरह आप देखेंगे विलियम वार्ड जो थे वो चटगांव, ढाका, मेमनसिंह के इलाके को असम में वो शामिल करने का उनका एक प्रस्ताव था। तो ये सारी गतिविधियां इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को, कांग्रेस की स्थापना के उस समय बीत चुका था, लोग कांग्रेस की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे, एक आंदोलनकारी पक्ष उभर रहा था। तो इसीलिए जो है वो बंगाल को, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार स्थापित करके जो है वो अंग्रेजी सत्ता को भारत में बनाए रखने की साम्राज्यवादी जो भावना थी लॉर्ड कर्जन की, उसी के आधार पर उन्होंने कार्य किया। तो बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इसमें जो है आप देखेंगे कि 2 भाग कर दिए गए, एक पश्चिम बंगाल था, एक पूर्वी बंगाल, उसमें असम भी शामिल था। अब ये जो पूर्वी बंगाल और असम का इलाका है, आप देखेंगे यहाँ की जो आबादी है 1 करोड़ 80 लाख जो है वो मुसलमानों की थी, और 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं की आबादी थी। इसका इलाका देखेंगे तो 1,06,540 वर्ग मील का था, जबकि पश्चिम बंगाल का अगर देखें तो 1,41,580 वर्ग मील का था। यानी पश्चिम बंगाल में एरिया ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र शामिल था। तो हम देखें कि 4 करोड़ 20 लाख की आबादी पश्चिम बंगाल में थी, इसमें 90 लाख आबादी मुसलमानों की भी थी। यानी हिंदू जो थे 4 करोड़ 20 लाख थे, 90 लाख जो है वो मुसलमान थे। तो यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक रखे गए। जबकि अगर आप पूर्वी बंगाल में देखें तो इसमें क्योंकि असम भी शामिल था, तो यहाँ की जो आबादी थी उस आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन किया गया। और हम देखें अगर जो पूर्वी बंगाल था वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होता है वो विभाजन के आधार पर ही अपना कार्य करता है, और कर्जन इस मामले में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रेरित थे, और इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का जो विभाजन था कहीं ना कहीं देखें आगे जाकर उसमें बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ।
आखिरकार सरकार को जो है विभाजन रद्द करना पड़ा, क्योंकि लंबे समय से ही यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही कह सकते हैं कि प्रेमपूर्ण संबंध थे, तो उसको तोड़ना, आपस में लोग रहते हैं जब लंबे समय से, तो उसको विभाजित करना इतना आसान नहीं होता। कुछ एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं जिनके अंदर विभाजनकारी मानसिकता होती है, लेकिन उनकी संख्या हमेशा कम होती है। तो इस रूप में अगर हम देखें, जो बंगाल का विभाजन था वो भी पूरी तरह से कर्जन की साम्राज्यवादी जो भावना थी उसी का परिणाम था, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ और सरकार को जाकर के आगे जाकर के विभाजन रद्द करना पड़ा था।